नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज की घटना बताने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ये घटना लखनऊ की है। अपराधी कल जेल भेजे गए हैं। घटना 15 दिन पहले की थी, यानी 15 दिन पहले से शुरू हुई थी। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया क्योंकि इतनी वीभत्स घटना थी ये। हालाँकि कल भाई शम्स ताहिर खान ने इस पर अपना एपिसोड किया था, लेकिन आज मैंने उसमें ज़्यादा जांच पड़ताल और ज़्यादा गहराई तक जाने का विचार लेकर मैंने कल ही ये मन बनाया था कि आज मैं इसके बारे में किस्सा गोई परिवार को ज़रूर बताऊंगा। वाक़या यूं है कि 6 जनवरी 2022 को थाना इटौंजा के गांव सुल्तानपुर के पास एक अज्ञात लाश मिली। ये अज्ञात लाश एक चद्दर में लपेटी हुई थी और एक दूसरी चद्दर इसके गर्दन पर लपेटी हुई थी। इसकी उम्र कोई 25-26 वर्ष लग रही थी। लाश के पास 2 सर्जिकल दस्ताने भी थे। ये वाकया है लखनऊ ग्रामीण जिले का। लखनऊ जो पहले जिला था, जिस जिले में मैं एसएसपी था, वो 2 पार्ट में हो गया। एक तो कमिश्नरेट हो गया, जिसमें शहर और शहर से लगे हुए इलाके हैं। दूसरा धुर गांव का ग्रामीण इलाका, जिसमें 5 थाने हैं: माल, मलिहाबाद, इटौंजा, बख्शी का तालाब और एक थाना और है। इसको मिलाकर एक जिला बनाया गया। इस जिले में अलग एसपी हैं, अलग डिप्टी एसपी हैं, अलग एडिशनल एसपी हैं। हालांकि रेवेन्यू में इसका ये रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट नहीं है, लेकिन इट इज़ अ डिफरेंट पुलिस डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम लखनऊ सिटी और लखनऊ कमिश्नरेट। यहाँ के एसपी इस समय हृदयेश हैं, एडिशनल एसपी यहाँ पर हृदयेश कठेरिया हैं और यहाँ पर 3 सीओज की सर्किल है। तो इटौंजा थाने की जो सर्किल ऑफिसर थी, यंग सर्किल ऑफिसर है नवीना शुक्ला, ये मौके पर गई। जबकि अज्ञात लाश मिलने के मौके पर इंस्पेक्टर ही बहुत कम जाते हैं, लेकिन अपना अपना पैशन है, क्राइम के प्रति अपना अपना नज़रिया है। ये गई मौके पर, इन्होंने वहाँ डॉग स्क्वाड बुलवाया। इन्होंने अपने सामने अज्ञात शव के नाखूनों को चेक किया। जनरली अगर अज्ञात शव है, हो सकता है लड़ाई झगड़े में नाखूनों में कुछ बाल या स्किन के टुकड़े पड़े हों, उसको एक्सट्रैक्ट कराया। वहाँ का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड लिया। पहचान चिन्ह, क्योंकि अज्ञात लाश थी, काफ़ी देर तक उसको खुला रखा गया, लोगों से पहचानवाने की कोशिश की गई, लेकिन किसी ने नहीं पहचाना। जब किसी ने नहीं पहचाना तो अज्ञात लाश के बारे में जो सूचना प्रकाशित की जाती है, उसमें पहचान का कोई चिन्ह लिखा जाता है। नवीना शुक्ला ने स्वयं उसके चेहरे को देखकर नोटिस किया कि इसके बाईं मूंछ के थोड़ा ऊपर एक बड़ा काले रंग का मस्सा है। उसे लिखा और लिखवाया। 2 दिन 3 दिन तक जब किसी ने इसके बारे में नहीं बताया, तो गुमशुदगी की जो पोस्टर छपता है, वो पोस्टर भी जारी किया गया, जिसमें पहचान के रूप में नीचे लिखा हुआ था: बाएं गाल के ऊपर बाएं मूंछ से ठीक ऊपर एक काला मस्सा। मैं इसको भी आज कम्युनिटी पर पोस्ट करूंगा, जिसे आप देख सकते हैं। पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग कराई और फिर बॉडी को पीएम के लिए भेज दिया गया। पीएम में जैसा उम्मीद थी, कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू एंटीमॉर्टम इंजरीज आया। ब्लीडिंग बहुत हो चुकी थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आते ही इटौंजा थाने में हत्या और हत्या के साक्ष्य को छुपाने 302 और 201 आईपीसी का मुकदमा बनाम अज्ञात लिख दिया गया। ये मुकदमा पुलिस की तरफ से लिखाया गया, क्योंकि कोई वादी यानी कोई पहचानने वाला नहीं था। यह घटना हुई 6 जनवरी 2022 की। 8 जनवरी 2022 को मलिहाबाद थाना क्षेत्र में एक 65 साल के बुजुर्ग व्यक्ति की लाश मिली। ये भी अज्ञात लाश थी। ये एक चादर में लिपटी हुई थी और दूसरी चादर उसके गले में कस के बंधी हुई थी, ठीक उसी तरह से जैसे इटौंजा में था। इटौंजा में ये व्यक्ति 26 साल का था
और यहाँ ये जो दूसरी लाश मिली, इसकी उम्र 65 से 70 के बीच में पंचायतनामा करने वाले ने आंकी। थाना मलिहाबाद ने भी इसका पोस्टर जारी किया। थाना मलिहाबाद ने एक कदम आगे जाकर 16 जनवरी के अमर उजाला में इस अज्ञात लाश की फोटो के साथ सूचना छापी कि अगर किसी को कोई जानकारी हो तो कृपया निम्न नंबरों पर इस जानकारी को साझा करें ताकि इसमें आगे की इन्वेस्टिगेशन की जाए। पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम में वही बात आई, कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू एंटीमॉर्टम इंजरीज। इंजरीज में वही गले में कई जगह कटे के बड़े बड़े निशान। 16 जनवरी के इस अमर उजाला की कटिंग को भी मैं आपको कम्युनिटी में शेयर करूंगा। अगली घटना हुई 13 जनवरी को। ये पहली घटना हुई 6 जनवरी को, दूसरी हुई 8 जनवरी को और तीसरी हुई 13 जनवरी को। एक थाना इसी लखनऊ ग्रामीण जिले में है, माल, मलिहाबाद के पास का थाना है, बहुत ही ग्रामीण थाना है। माल में भी एक अज्ञात महिला का शव मिला। शव का फेस यानी चेहरे का जो हिस्सा है इसको जानवर खा गए थे, पूरे शरीर पर कीड़े पड़ गए थे, लेकिन उसमें भी पंचायतनामा भरने वाले ने उम्र करीबन 60-62 साल लिखी थी। वही 2 चादरें, एक में बॉडी लिपटी हुई और एक गर्दन में लपेट कर अच्छे से लपेटी गई। इसमें भी पंचायतनामा के बाद पोस्टमार्टम हुआ और 302 का मुकदमा कायम किया गया। यानी 3 मुकदमे एक ही जिले में लखनऊ ग्रामीण में कायम हुए, एक इटौंजा में, दूसरा मलिहाबाद में और तीसरा माल में। तीनों की फोटोग्राफ पोस्टर बनाकर चिपकाई गई, लेकिन गलती यहीं पर हुई कि किसी पुलिस अधिकारी ने इनको आपस में कनेक्ट करने की जहमत नहीं उठाई कि एक ही परिवार के ये हो सकते हैं। नवीना शुक्ला जो यंग पीपीएस अफसर है वहाँ पर और सीओ बख्शी का तालाब पोस्टेड है, चूंकि उसके क्षेत्राधिकार में इटौंजा में यानी 26 साल के उस बच्चे की लाश मिली थी, वो उसके चक्कर में परेशान थी। एक तो ये अच्छी आदत उसने बना रखी कि वो अज्ञात शवों को मौके पर जाकर देखती है। यहाँ जिक्र करना ठीक नहीं है, एक मेरा बड़ा प्रिय डिप्टी एसपी मेरे साथ लखनऊ जिले में पोस्टेड था जब मैं एसपी सिटी था, उससे ये चूक हुई थी। एक अज्ञात लाश को वो खुद मौके पर देखने नहीं गया था, बाद में वो किसी बड़े आदमी की लाश निकली थी और उस अधिकारी को सस्पेंड किया गया था। बहुत लंबे समय तक वो सस्पेंड रहा, अच्छा अधिकारी था, बस अपनी अपनी जो उसका भाग्य था कि वो मौके पर अज्ञात लाश को कोई नहीं जाता। मैं भी इतने दिनों में बहुत कम, जो बहुत सेंसेशनल डेड बॉडीज़ के बारे में जिसका जिक्र होता था, शायद ही जा पाता था। इंस्पेक्टर भी जाने की जहमत नहीं उठाते कि साहब अज्ञात है, कल को पहचान में आ जाएगी, फ़ोटो पब्लिश करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, नहीं जाता। दूसरी आदत जो नवीना शुक्ला की थी कि वो इंटरनेट एडिशन हर अखबार का एक दिन पहले रात में देख लिया करती थी। आज भी देखती है, उस दिन भी उसने देखा था। 14 जनवरी को उसको ऊधमपुर संस्करण में, दैनिक जागरण के इंटरनेट संस्करण में, आजकल ऐसे ऐप हैं जिसमें सारे इंग्लिश और हिंदी के ई एडिशन एक साथ मिल जाते हैं और बहुत से पुलिस अधिकारी इन्होंने इसको सब्सक्राइब कर रखा है या अपने मोबाइल में रखा है और आते जाते एक नज़र डाल लेते हैं। बहुत ज़रूरी भी है और यही कारण है कि मैंने आपको बताया शुरुआती नौकरी में मैं चीज़ों को डायरी में भी लिखता था और उससे संबंधित पेपर कटिंग भी रखता था, कोई और तरीका नहीं था। लेकिन अब ये तरीके आ गए हैं, तो नवीना ने रात में जब उसको देखना शुरू किया, क्योंकि इंटरनेट एडिशन रात में 11-12 बजे आ जाते हैं, प्रिंट के एडिशन यानी जो हार्ड कॉपी होती है अखबार की, वो सवेरे आपके दरवाजे पर फेंकी हुई मिलती है। उसने देखा तो ऊधमपुर जिला है जम्मू कश्मीर का, वहाँ से एक खबर छपी थी, बड़ी खबर थी। इसका भी लिंक मैं आपको या तो अपने कमेंट में पोस्ट करूंगा और अगर लिंक कम्युनिटी में पोस्ट हो सकता होगा तो उसको भी पोस्ट करूंगा, आपका जानना ज़रूरी है। उसमें लिखा था कि लखनऊ से कश्मीर घूमने आया एक परिवार लापता हो गया है, उसका सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। उसी समाचार में लिखा था
कि लखनऊ के विकास नगर का एक परिवार जिसके 3 सदस्य थे वो शुक्रवार से कश्मीर में लापता हो गया है। परिवार के सदस्यों से शुक्रवार यानी 14 जनवरी को अंतिम बार चैट से बात हुई थी अपने बाकी लोगों से परिवार के। उसके बाद से वो तीनों मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो गए और उन तीनों का कुछ भी पता नहीं लगा। अंतिम बार चैट के समय में जो फोटोग्राफ भेजे गए थे परिवार के सदस्यों से जो घूमने गए हैं, वो रामबन जिले के रामसू के क्षेत्र के आसपास थे। लखनऊ का नाम पढ़ा सीओ बीकेटी ने और फिर ये देखा कि वहाँ गायब हैं और ये भी देखा कि उस खबर में लिखा है कि बहुत बड़े पैमाने पर इनकी तलाश हो रही है। तो उनको थोड़ा सा असहज सा लगा कि लखनऊ की ऐसी कौन सी खबर है, कौन से लोग हैं जो आज तक ना अखबार में निकली, ना 50 तो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं लखनऊ के क्राइम से संबंधित, किसी को छींक भी आ जाती है व्हाट्सएप ग्रुप पर आ जाता है, तो ये क्यों उनकी निगाह से छूट गया। उसी में ये भी लिखा था कश्मीर से ही, कश्मीर के उधमपुर जिले से, कि लगता है परिवार उधमपुर से आगे निकल गया पर कश्मीर घाटी तक नहीं पहुंच पाया। उसी समाचार में यह भी लिखा कि उधमपुर पुलिस, हाईवे के स्वयंसेवी संगठन और जम्मू कश्मीर का एसडीआरएफ वो संस्था है एनडीआरएफ की तरह कि डिसास्टर के समय में, स्टेट डिसास्टर रिजर्व फोर्स कहते हैं इसको, अगर कोई डिसास्टर हो जाए, अगर कोई आपदा आ जाए तो आपदा के समय में इस बल का इस्तेमाल किया जाता है। ये सारे लोग हाईवे से गहरी खाई में जाकर नालों, दरियों और जंगल में, जो दरियां हैं, जो नाले हैं और जो जंगल है, उसमें इस परिवार की तलाश करते रहे। खबर में आगे रामबन की एसपी सुश्री मोहिता शर्मा के हवाले से लिखा है कि सोमवार सुबह से यानी 17 जनवरी की सुबह से शाम तक रामबन जिले के रामसू और बनिहाल क्षेत्र में अभियान दिन भर चलाया गया। रामबन और बनिहाल के सारे होटलों में संपर्क किया गया, लेकिन इस परिवार के रुकने या वहां से रुक कर कहीं और जाने के बारे में कोई सूचना अंकित नहीं थी और ना ही मिल सकी। उसी ऑनलाइन समाचार में यह भी लिखा था कि 14 जनवरी को जो अंतिम बातचीत हुई थी उसमें बताया गया था कि ये लोग लखनऊ से जम्मू तक ट्रेन से आए हैं। उसके बाद इन्होंने किसी टैक्सी या किसी व्यक्तिगत गाड़ी के माध्यम से श्रीनगर जाने का साधन निकाला और वहां से आगे गए। उसमें जो नाम लिखे थे उस खबर में उसमें लिखा था कि इसमें श्री महमूद अली, जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के रिटायर्ड अधिकारी थे, उनकी पत्नी दरक्षा और उनका एक बेटा सावेज, जिसकी उम्र करीब 25-26 साल होगी। ये 3 हैं जिनको इस अभियान में ढूंढा जा रहा है। 14 अक्टूबर की चैट में लिखा था कि हम फंस गए हैं, पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब है, और ठीक इसी के बाद फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। तो जिसको भी ये भेजा गया उसका परेशान होना स्वाभाविक था। नवीना ने उसमें वो फोटोग्राफ भी देखी जिसमें परिवार के साथ फोटोग्राफ थी, बुजुर्ग की, उसकी पत्नी की और लड़के की। चूंकि वो नेट पर देख रही थी, उसने उसको जूम करके अच्छे से देखा। नवीना बताती हैं कि देखने से लगने लगा कि पता नहीं क्यों ये लड़का देखा हुआ सा लग रहा है। वो ठिठकी कई बार उन्होंने देखा कि कुछ ये ऐसा लग रहा है कि ये कहीं देखा हुआ है। फिर अचानक फोटो में उसकी नज़र मूंछ के ऊपर एक काले मस्से पर पड़ी। ये फोटो नेट पर उपलब्ध है। आज मैं जो उधमनगर की जो वहाँ से जो खबर फाइल हुई थी दैनिक जागरण के ई एडिशन में, वो मैं आपको भेजूंगा, आप देखिएगा, बहुत साफ दिखाई देता है। उस मस्से को देखकर नवीना को याद आया कि इटौंजा में जो अज्ञात शव लड़के का मिला था, उसमें इस मस्से का जिक्र मैंने ही पंचायतनामा लिखने वाले को कराया था और एसओजी के जो प्रभारी गए थे उनको लिखाया था कि जब पोस्टर बनेगा तो उसमें इसी मस्से का जिक्र होना चाहिए, क्योंकि फेस पर पहचान का दूसरा कोई चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है। ये बात जब उन्होंने डिटेक्ट किया, उनके दिमाग में आई नवीना के, तो रात बहुत हो चुकी थी। उन्होंने अपने ऑफिस में फ़ोन करके ये कहा
कि आप ऑफिस में जो पोस्टर छपा है अज्ञात शव के बारे में उसकी व्हाट्सएप कॉपी, और जो फॉरेंसिक वाले यहाँ पर आए थे और फोटोग्राफ नज़दीक से ले गए थे, बहुत से फोटोग्राफ ले जाते हैं जब फॉरेंसिक की टीम आती है, तो फेस की एक नज़दीक की फ़ोटोग्राफ मुझे तुरंत व्हाट्सएप कर दो और उसकी हार्ड कॉपी को मेरी मेज पे रखिए, सवेरे इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। इसके पहले कि वो व्हाट्सएप पे उनको ये दोनों चीज़ें मिलती, उन्होंने ध्यान दिया कि यह खबर जम्मू के कश्मीर के ज़िले ऊधम सिंह नगर से लिखी गई है। गूगल पर उन्होंने ऊधम सिंह नगर के पुलिस अधिकारियों का फ़ोन ट्रैक किया। बड़े अधिकारियों से फ़ोन शुरू किया, सबके फ़ोन स्विच ऑफ मिले, लेकिन एक डिप्टी एसपी जो शहर के सिटी के डिप्टी एसपी हैं श्री साहिल महाजन, उनका फ़ोन स्विच ऑन था और उन्होंने फ़ोन उठाया भी। नवीना शुक्ला ने उनसे पूरी बात बताई कि एक खबर आपके यहाँ से फाइल हुई है जिसका लिंक भी भेजा, हमें सिर्फ ये बता दीजिए कि ये खबर का स्रोत क्या है, यानी जिस किसी ने लिखा है अगर उससे मेरी बात हो सके कि किसने ये बताया है तो हम इसके बारे में डिटेल और जानकारी इकट्ठा करें। क्योंकि नवीना के दिमाग में वो अज्ञात लाश घूम रही थी। साहिल महाजन ने कहा कि देखिए साहब, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं थोड़ी देर में आपको पूछ कर बताता हूँ। थोड़ी देर बाद साहिल महाजन ने फ़ोन किया नवीना को कि मैंने उस संवाददाता से बात की है जिसने ये खबर फाइल की है। उसने ये बताया है कि मुझे सीधे किसी ने फ़ोन नहीं किया है। रामबन की जो एसपी हैं मुदिता शर्मा जी, उन्होंने ये खबर मुझे वो जो व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं उसके माध्यम से बताई है कि यहाँ पर एक सघन तलाशी अभियान चल रहा है उत्तर प्रदेश से आए हुए एक परिवार के बारे में। तब सीओबी की टीम ने उनसे कहा कि आप रामबन के एसपी का नंबर दे दीजिए। साहिल महाजन ने कहा कि मैं आपको रामबन डिस्ट्रिक्ट के पुलिस हेडक्वार्टर का नंबर देता हूं, वहां से आपको नंबर मिल जाएगा, आप बात कर लीजिएगा। साहिल महाजन ने रामबन डिस्ट्रिक्ट के पुलिस हेडक्वार्टर का नंबर दिया। रात में ही मिला दिया सीओबी के टी ने। वहां से उनको एसपी रामबन का फोन मिला। उन्होंने नवीना ने तुरंत एसपी रामबन एसपी हेडक्वार्टर को फ़ोन किया, वहाँ से एसपी रामबन का नंबर मिला। नंबर पे उन्होंने एसपी रामबन सुश्री मोहिता शर्मा को फ़ोन मिला दिया और उन्होंने फ़ोन अटेंड भी किया और उन्होंने कहा कि मैडम, ये खबर मैंने आज इंटरनेट एडिशन में पढ़ी है, इसको ये खबर कहाँ से लिखी गई है, कहाँ से पता लगा है, क्योंकि लखनऊ का मामला है, यहाँ इस तरह की हमने सब जगह चेक कराने के लिए कहा है, इस तरह की कोई सूचना 3-3 लोग गायब हो जाएं और इंटरनेट या मीडिया में या सोशल मीडिया में कहीं ना आए, ये असंभव सी बात लगती है। मोहिता शर्मा जी ने तुरंत बताया कि एक ट्वीट मुझे मिला था जो किसी अनम नाम की लड़की ने शाहजहांपुर से किया था। उसने लिखा था कि उसके माँ बाप और भाई रास्ते में कहीं फंस गए हैं और उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया है। उसने अपना नंबर, अपने पति का नंबर, लास्ट चैट की डिटेल्स और वहाँ की फ़ोटोग्राफ जो उसके हिसाब से, अनम के हिसाब से उसके परिवार वालों ने यानी उसके भाई ने वहाँ से भेजी थी, वो भी हमको फॉरवर्ड की थी। वो जगह देखकर वो रामबन के आसपास की जगह थी जो फोटोग्राफ में दिखाई दे रही थी। इसलिए मैंने सभी एजेंसीज़ को, उसने मदद मांगी थी कि कैसे भी करके मेरे माँ बाप और भाई को ढूंढवा दीजिए, वो भूस्खलन में कहीं फंस गए हैं, ऐसा मुझे मैसेज में बताया गया है। मैंने सभी एजेंसीज़ को अलर्ट किया। एजेंसीज से कहा कि ये फ़ोटो भेजी है उस लड़की ने और ये उनका मोबाइल नंबर भेजा है, इसको किसी भी तरह से ढूंढ कर बताइए कि ये तीनों लोग कहीं जिंदा हैं या इनके साथ कोई हादसा हो गया है। रात ही में एसपी रामबन मोहिता शर्मा जी ने वो ट्वीट जो उनके पास आया था, वो फोटोग्राफ, वो नंबर, ये सब उसको सीओबीकेटी को दे दिया। इसी बीच मौके पर फोटो और अज्ञात शव का इश्तहार नवीना को मिल गया।
उसने अच्छी तरह से देखा, वो बिल्कुल साफ साफ वो मस्सा शव में, अज्ञात शव में दिखाई दे रहा था। इश्तहार में जो नीचे पहचान का चिन्ह लिखा था वो भी लिखा था, मूंछ पर बाईं तरफ ऊपर एक काले मस्से का निशान, काला मस्सा। ये सारी जानकारी करते करते COBKT रमीना शुक्ला को काफ़ी रात हो गई। उतनी रात में अधिकारियों को जगाना उचित नहीं था। अल सुबह 8 बजे उसने अपने SP हृदयेश को ये पूरी बात बताई कि इस तरह से जो अज्ञात शव है उसके बारे में ये फोटोग्राफ जम्मू कश्मीर की मीडिया में घूम रही है, लेकिन ये लड़का वही है। बहुत स्पष्ट है फोटोग्राफ, फेस बिल्कुल साफ था यहाँ जब वो अज्ञात मिला था, और वो फोटोग्राफ भी जो खबर में लिखा गया है लड़का और उसके माँ बाप के साथ, वो बिल्कुल सेम हैं। इसलिए भी मैं दावे से कह सकती हूँ कि मैंने स्वयं मौके पर देखा था और पहचान के इस चिन्ह को लिखवाया था। मुझे कोई डाउट नहीं है। पर हमारे जो टीम के लोग हैं इन्होंने यहाँ पता किया है, लखनऊ में इस तरह की कोई गुमशुदगी या FIR नहीं लिखी गई है, और कश्मीर में इन लोगों को SDRF ढूंढ रही है। ये बात बहुत विचित्र सी लग रही थी। और उन्होंने ये भी बताया कि ये बात पूरी अनम ने जम्मू कश्मीर के पुलिस अधिकारियों को ट्वीट के जरिए बताई है। वो ये कहानी या ये बात या ये सूचना यूपी पुलिस को या लखनऊ पुलिस को भी दे सकती थी, क्योंकि ये लोग रहने वाले विकास नगर के हैं। इसलिए पता नहीं क्यों मुझे शंका हो रही है कि लखनऊ से इतनी बड़ी घटना छिपाकर जम्मू कश्मीर को बताई जा रही है। लड़की का नाम उन्होंने बताया कि अनम है और वो शाहजहांपुर में ब्याही है। अभी 21 अक्टूबर 2021 को ही उसकी शाहजहांपुर में शादी हुई है। इस बीच नवीना ने SOG के प्रभारी अनूप और सर्विलांस के राम नरेश कनौजिया को बुलवाया। ऑफिस पहुंच के इन दोनों को बुलवाया और इनसे कहा कि आप लोग लगभग सभी लखनऊ ग्रामीण के में जितने भी अज्ञात शव मिले हैं, आप सभी मौके पर गए हैं। इस लड़के का तो पता लग गया, लेकिन फोटो में ये जो महिला और पुरुष हैं, माँ और बाप इसके, इसका पता नहीं लग रहा है। तो क्या इस हुलिया में या इस तरह के कोई और अज्ञात शव मेरी सर्किल के अलावा किसी थाने में मिले हैं क्या? अनूप फौरन बोल उठा कि साहब बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं सभी मौके पर गया हूं। 8 तारीख को जो पुरुष का शव मिला था मलिहाबाद में, उसमें भी एक चादर गर्दन में, एक चादर में शव लपेटा हुआ और किसी शार्प एज वेपन से गला काटा हुआ। उसके बाद 13 को जो महिला की बॉडी मिली थी मॉल में, उसका भी सेम था। मैंने भी सब जगह कंट्रोल रूम से सारी FIR और सारी गुमशुदगी के बारे में पता कर लिया। मैं खुद कंट्रोल रूम में बैठकर मैंने पता किया, कहीं से भी आसपास के ज़िलों से भी इस तरह की गुमशुदगी या FIR नहीं लिखाई गई है, इसलिए हम इसको कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन एक ही परिवार के लग रहे हैं और एक ही तरह से इनकी हत्या की गई है। नवीना शुक्ला कंफर्म हो गई कि ये 3 लोग जो फोटोग्राफ में दिखाई दे रहे हैं, इन तीनों की हत्या हो चुकी है। अनूप से उन्होंने सारी फोटोग्राफ मंगवाई। उसने ये भी बताया कि साहब ये जरूर माँ बाप ही इसके होंगे, क्योंकि जिस हिसाब से फोटो में हुलिया दिख रहा है। महिला के बारे में वो कंफर्म इसलिए नहीं था कि महिला का फेस पूरा जानवरों ने खा लिया था, लेकिन हाइट, वेट और उसकी जो कद काठी है जो फोटो में दिखाई दे रही है, उससे वो कंफर्म बता रहा था कि ये वो 2 अज्ञात शब्द जो हैं वो इन्हीं दोनों के होंगे। उसी दिन यानी 17 जनवरी को, चूंकि ये इंटरनेट एडिशन दैनिक जागरण का था, उधमपुर से छपी थी इंटरनेट पर ये खबर, तो 17 जनवरी को लखनऊ के अखबार में उधमपुर जिले के से साभार कह लें या उनसे ली हुई वो खबर छापी गई, जिसमें तीनों लोगों की फ़ोटो और ये कि साहब इनके तलाशी का सघन अभियान चलाया जा रहा है। अनूप ने कहा कि मैंने सर सुबह सुबह ही ये फ़ोटो देखी है और ये वही लड़का है जो इटौंजा में मिला था जिसमें आप गई थी, और ये दोनों लोग भी वही हैं जो मलिहाबाद और माल में जिनकी अज्ञात बॉडी मिली थी।
मैंने सवेरे ही अखबार में देखकर ये अंदाज़ लगा लिया था कि ये पूरा परिवार अज्ञात लाशों की तरह यहीं पर पाया गया है। तुरंत एसपी हृदयेश ने, एडिशनल एसपी हृदयेश कठेरिया ने, नवीना शुक्ला ने वहाँ मीटिंग की और वहाँ पर यही संदेह व्यक्त किया गया कि लखनऊ या यूपी पुलिस को कोई खबर नहीं है और ये लड़की बराबर ट्वीट पे ट्वीट जम्मू कश्मीर पुलिस को कर रही है। संदेह भी व्यक्त किया गया कि ऐसा लगता है कि इस बेटी और बेटी के पति का ही कुछ इन्वॉल्वमेंट इसमें हो सकता है, क्योंकि लाश 6 तारीख को अगर मिली है तो सारी हत्याएं 6 से पहले ही की जा चुकी हैं। एक 8 को मिली और एक 13 को मिली। ये तय हुआ कि एसपी रामबन ने जो 2 मोबाइल नंबर दिए हैं, पहले उनका लोकेशन निकलवा लिया जाए कि ये शाहजहांपुर में है कि लखनऊ में है, और जब इनका लोकेशन मिल जाए तो फौरन इनके यहाँ जाके इनसे बातचीत की जाए और इन्हें पकड़कर थाने पर लाया जाए, पूछताछ की जाए, क्योंकि ज़्यादा संदेह उन्हीं की लड़की और दामाद पर जा रहा था, मृतक के। ये बात तय हो गई। अगले दिन सवेरे सवेरे ही एसपी रामबन मुदिता शर्मा मैडम का फ़ोन नवीना के फ़ोन पर आ गया और उन्होंने ये बताया कि मुझे 3 नंबर बेटी ने दिए थे और सुबह सुबह उनकी कॉल डिटेल आ गई है। मेरी सर्विलांस यूनिट ने ये बताया है कि साहब ये तो लखनऊ में ही था 3 नंबर, ये तो यहाँ 13 तारीख को आए हैं और 14 को स्विच ऑफ हो गया है। एक दिन ही यहाँ आया है, इसके पहले वो बता रहे हैं कि 5 और 6 से यहाँ आए हुए हैं। ये बात समझ में नहीं आ रही है। इस पर नवीना ने कहा कि मैडम आप परेशान मत होइए, उन तीनों की अज्ञात लाशें यहाँ मिल गई हैं, जम्मू कश्मीर से इनका कोई मतलब नहीं है। ये भी बताया उन्होंने एसपी रामबन ने कि यहाँ जिस जगह पे ये फ़ोन का बंद होना सीडीआर में आया है, वहाँ पर कहीं आसपास कोई भूस्खलन नहीं हुआ है। दूर में कहीं भूस्खलन हुआ था, लेकिन वहाँ का टावर डिफरेंट है। अगर वहाँ फ़ोन बंद हुआ होता तो वहाँ के टावर का पता जरूर निकल आता। नवीना ने बताया कि 6 जनवरी से 13 जनवरी के बीच में तीनों की डेड बॉडीज़ लखनऊ ग्रामीण जिले के ही अलग अलग थाना क्षेत्रों में मिल गई है। एसपी रामबन ने कहा उसकी बेटी को फ़ोन करके बता दो, क्योंकि उसका हर घंटे फ़ोन आ रहा है, हर घंटे वो पूछना चाह रही है और बहुत परेशान है। नवीना ने कहा कि मैडम आप भी उसको अभी कुछ मत बताइएगा, क्योंकि वही हमारे संदेह के घेरे में है। हम लोगों ने उनकी लोकेशन निकलवाई है, जैसे ही लोकेशन आती है हम सीधे उनके पास पूछताछ करने के लिए जाएंगे। अनम और उसके पति की लोकेशन आ गई। उन दोनों की करंट लोकेशन विकास नगर में, लखनऊ में मिली। ये तय पाया गया कि चूंकि वो उसका पति और वो दोनों जम्मू कश्मीर के अधिकारियों से पिछले 3-4 दिन से लगातार बात कर रहे हैं, तो अगर लखनऊ पुलिस से कोई फ़ोन जाएगा तो वो हो सकता है, अगर उनका इन्वॉल्वमेंट है तो वो भाग जाएं या उनके पकड़ने में दिक्कत हो या कोई एलिबी क्रिएट करें। बेहतर ये होगा कि रामबन का ही पुलिस अधिकारी बन के उससे बात किया जाए। तय होने पे एसओजी के प्रभारी ने बात की अनम के पति से और ये कहा कि आपकी एसपी रामबन मैडम से बात हुई है, हम लोग वहाँ से भेजे गए हैं, हमें आपके माता पिता और भाई के बारे में कुछ और जानकारियाँ चाहिए, इसलिए हम लोग आए हैं, आप कहाँ पर मिलेंगी। उसका पति बोला कि हम अपनी ससुराल 2/516 विकास नगर में आए हुए हैं, अनम भी यहीं पर है, मैं आपका वेट कर रहा हूँ, आप लोग सीधे यहीं पर आ जाइए। पूरी टीम वहाँ पर पहुँच गई। टीम केंद्रित कर रही थी अपने आप को अनम और उसके पति पर। बातचीत करते समय वहां पर एक लड़के का और परिचय अनम ने एसओजी की टीम से कराया और ये बताया कि ये हमारे सबसे बड़े भाई सरफराज नवाज खान हैं, जो कलकत्ता में एलएलबी कर रहे हैं। इनको भी खबर हुई तो ये भी बीच में आ गए। पुलिस अनम और उसके पति से बातचीत करती रही। पूछे गए सारे सवालों का ठीक ठीक जवाब, जब क्रॉस चेक किया गया, ठीक ठीक जवाब उन दोनों ने दिया। उनसे पूछा गया कि आपको ये कब पता लगा
कि आपके माता पिता और भाई कश्मीर गए हैं और आपकी अंतिम बार उनसे कब बात हुई। अनम ने बताया कि 1 तारीख को नए साल पर हमारी बात हुई थी और उसके 2 दिन बाद शायद 4 को मेरी उनसे बात हुई थी। उसके बाद से उनका मोबाइल फ़ोन बंद है और कश्मीर जाने की बात तो उन्होंने कभी नहीं की। कारण उसका ये है कि जब से फादर रिटायर हुए थे वो कहीं जाते नहीं थे 4-5 साल से, और जाड़ों में उन्हें घुटनों में ज़्यादा तकलीफ होती थी, इसलिए कश्मीर जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। अब वो क्यों गए, भाई के कहने पर गए या माँ जाना चाहती थी या किसी ने बुलाया था, ये मेरे संज्ञान में नहीं है, क्योंकि उन्होंने कश्मीर घूमने की या कश्मीर जाने की न तो 1 तारीख को कोई बात की थी, न 4 तारीख को कोई बात मुझसे की थी। फिर उसने कहा, अपने मौसा सलीम को फ़ोन किया अनम ने, कि मैंने सलीम को फ़ोन किया कि उन लोगों का फ़ोन बंद है, क्या बात है, आप ज़रा जाकर देखिए। तो उन्होंने बताया कि मैंने 6 जनवरी को भी अपने साढ़ू और उनको फ़ोन किया था, उनकी पत्नी को फ़ोन बंद मिला, तो मैंने सरफराज का फ़ोन मिलाया था। सरफराज ने ये कहा था कि अम्मी, पापा और भाई तीनों कश्मीर घूमने गए हैं। ये बात 6 तारीख को उसने बताई थी। बात मेरी समझ में नहीं आई। अनम ने कहा कि देखिए, सरफराज का कोई भरोसा नहीं, क्या कब कह देगा, आप जाके घर पर देखिए। 12 जनवरी को मौसा सलीम अपने साढ़ू के घर पर पहुंचे, महमूद अली के। उस समय सरफराज खाना खा रहा था। दुआ सलाम के बाद उन्होंने पूछा कि भाई, इतनी कड़कड़ाहट की ठंड यहीं पड़ रही है और ये लोग घूमने के लिए कश्मीर गए हैं। तो सरफराज ठहाका मार कर हंसा और बोला, मौसा जी आप ही देखिए, शौक है उनका। और फिर बाहर से ही वो वापस आ गए और उन्होंने अनम को ये बात बताई कि सरफराज घर पर मौजूद हैं और उन्होंने बताया कि ये लोग सब कश्मीर घूमने गए हैं। अनम ने फिर सरफराज से बात की और पूछा कि तुम कब आ गए और इन लोगों को कब जाना था, ये कब गए हैं, किस गाड़ी से गए हैं। इस पर सरफराज ने कहा कि हमें बताया कि हम लोग कश्मीर जा रहे हैं, मैं भाग के आया, लेकिन तब तक ये लोग जा चुके थे, मेरी इनसे मुलाकात नहीं हुई, माँ बाप और भाई तीनों से मेरी मुलाकात नहीं हुई। अनम कहने लगे कि जब मैंने तारीख पूछी तो तारीख इन्होंने टाल मटोल कर दी, नहीं बताई। पुलिस ने पूछा सरफराज से कि पूछ रही थी जब ये, तो आप बता देते अब कै तारीख को यहां आए थे। सरफराज ने छूटते ही कहा कि मैं 8 तारीख को आया था। तब तक पुलिस को सरफराज की कॉल डिटेल मिल गई थी। हालांकि उसने नवंबर में ही मैनुअल डायलिंग डीएक्टिवेट करा दी थी, सिर्फ नेट कॉलिंग करता था, व्हाट्सएप कॉलिंग करता था, व्हाट्सएप पे मैसेज करता था, ताकि कोई उसे मैनुअल कॉल पर न वो कर सके न वो उसको रिसीव कर सके। पुलिस ने फौरन अपने सिस्टम पर देख लिया कि ये झूठ बोल रहा है, ये 4 तारीख को ही आ गया था। तो उससे पूछा गया कि ठीक है 8 को आए थे तो तुम काहे से आए थे। उसने कहा साहब ट्रेन से आया था। उन्होंने कहा ठीक है, तुमने टिकट रिजर्वेशन कराया होगा तो उसके ई टिकट का एसएमएस दे दो, किस गाड़ी से आए थे। तो उसने कहा नहीं साहब, मैं जनरल डिब्बे में बैठ कर आया था। फिर पूछा गया कितने बजे लखनऊ पहुंच गए थे। उसने शाम का कोई टाइम बता दिया। वहीं से जीआरपी से पूछा गया तो ये पता लगा कि साहब ये गाड़ी तो फॉग यानी कोहरे की वजह से 12 घंटा लेट थी और अगले दिन सुबह 5 बजे आई थी। तो पूछताछ के शुरुआती दौर में ही सरफराज लड़खड़ा गया। पुलिस उसको थाने ले गई। श्रेणीबद्ध पूछताछ शुरू हुई। बहुत ज्यादा बड़ी श्रेणियों तक पहुंचने की आवश्यकता नहीं पड़ी, उसने सब कुछ बता दिया। उसने बताया कि उसके पिता महमूद अली खान इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से रिटायर हुए थे 5 साल पहले। मैं उनका सबसे बड़ा बेटा था, मुझसे छोटा शाहवेज था
उसने कहा कि मैंने मैनेजमेंट का कोर्स कलकत्ता से किया, वहीं जॉब की और आजकल मैं वहाँ एलएलबी कर रहा हूँ, फाइनल सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। शावेज ने भी एमबीए किया, उसके बाद दिल्ली में किसी एमएनसी में काम करने लगा। इस बीच में कोरोना में जब वो वर्क फ्रॉम होम हुआ तो वो यहाँ घर पर माँ बाप के पास चला आया। बताया कि सबसे छोटी अनम है, उसने पढ़ाई पूरी कर ली। 2021 में अगस्त में उसकी शादी शाहजहांपुर के एक अच्छे परिवार से तय हो गई और 21 अक्टूबर 2021 को उसकी शादी हो गई। उसने आगे बताया कि मैं यहाँ लखनऊ बहुत कम आता हूँ। जब अनम की शादी के इंगेजमेंट में मैं अगस्त में यहाँ आया था और पूरा परिवार इकट्ठा हुआ तो मैंने अपने माँ बाप को ये बताया कि अब अनम की शादी तय हो गई है, अनम की शादी हो भी जाएगी। तो मैं भी आप लोगों को बता दूं कि लड़की मैंने भी पसंद कर ली है और अनम की शादी के बाद मैं भी शादी करूंगा। लड़की का नाम पूछने पर उसने लड़की का नाम पल्लवी दास बताया और ये बताया कि ये पार्क स्ट्रीट इलाके में कोलकाता में रहती है और मेरे साथ पढ़ी लिखी है। पल्लवी दास सुनते ही उनके पिताजी हत्थे से उखड़ गए और उन्होंने तमाम तरह की गाली गलौज माँ बाप दोनों ने उससे की, ऐसा सरफराज बताने लगा। ये भी बताने लगा कि जब माहौल बहुत गर्म हो गया, कहा सुनी बहुत ज़्यादा हो गई, तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों की तरह दकियानूसी विचारधारा का नहीं हूँ और मैं आपको बता दूँ कि मैंने नमाज़ पढ़नी भी बंद कर दी है। कोई फ़ायदा नहीं नमाज़ पढ़ने से, मैं मस्जिदों में नहीं जाता हूँ। और ये बार बार आप पूछते हैं कि कड़ा तुमने क्यों पहन रखा है, तो मैं बता दूं मैं गुरुद्वारे जाता हूं, गुरुद्वारे में मुझे ये कड़ा पहनाया गया है और मैं ये कड़ा पहनूंगा, आपके कहने से कभी नहीं उतारूंगा। और उसी दिन सरफराज ने कहा मैंने निश्चित कर लिया था कि मैं इन तीनों को, क्योंकि तीनों ही उसके ऊपर बहुत बुरी तरह से बरसे थे, कि मैं इन तीनों को मार डालूंगा, वरना ये हम दोनों की शादी में अड़चन डालेंगे। हम अगर पहले शादी कर लेंगे तो ये अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे, मुझे घर में कभी घुसने नहीं देंगे। इसलिए मैंने निश्चित कर लिया था कि अब मैं इनको मार दूंगा। जैसे ही मैं वहाँ से चला गया तो मुझे ये पता लगा कि मेरे पिताजी टोना टुटका मौलवी वालों के यहाँ बहुत जाने लगे और मेरे ऊपर जादू टोना इत्यादि सब कराने लगे। इससे मैं परेशान रहने लगा। वो चाहते थे कि पल्लवी से मेरा पीछा छूट जाए। मैं मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से बहुत परेशान होने लगा, क्योंकि ये मेरे ऊपर जादू टोना जिन भूत प्रेत ये सब छोड़ने लगे मौलवियों के कहने पर। तब तक बहन की शादी की डेट आ गई। मैं बहन की शादी में आया। गुलेला घाट के शवदाह गृह में मेरा एक दोस्त अनिल यादव, मेरे बचपन का दोस्त है, मैं उसके पास गया और उसको अपने दिल की सारी बात बताई कि इस तरह से इन तीनों लोगों को मारना है, वरना ये शादी हमें नहीं करने देंगे। उसने कहा ठीक है, और उसने कहा अभी नहीं, अभी बहन की शादी हो जाए, मैं जनवरी में आऊँगा, ये काम भाई मेरा करा दो। अनिल ने कहा बिल्कुल ठीक है, जब तुम यहाँ आना मुझे बताना, ये काम मैं करा दूंगा। फिर 4 जनवरी को वो यहाँ आ गया, अपने साथ एक नया सिम और नया मोबाइल ले आया। वो सीधे घर नहीं आया, सीधे उसने फ़ोन किया, फ़ोन करके अनिल के पास पहुंच गया कि हमारा काम 2-3 दिन में निपटा दो, मुझे वापस भी जाना है। अनिल ने कहा ठीक है, मैं शाम को नींद की दवाइयाँ लेकर आऊँगा, तुम इसको खाने की किसी एक चीज़ में मिला देना, सब में मत मिलाना, क्योंकि खाना तुमको भी खाना होगा। उसने कहा ठीक है। शाम को अनिल यादव आया, उसने 30 गोलियां मुझे रैपर में से निकली हुई अलग से एक कागज़ में लपेटी हुई दे दी और ये कहा कि जब किचन में खाना बनने लगे तो किसी एक चीज़ में मिला देना। मैंने उन 30 गोलियों को दाल में मिला दिया, अच्छी तरह चला दिया। मैं अक्सर किचन में चाय वाय बनाने जाता हूँ, क्योंकि मैं अकेला रहता हूँ कलकत्ता में, अपना खाना और चाय सब खुद बनाता हूँ। मेरे घर वाले भी जानते हैं, कभी कभी मैं आता हूँ, खाना बनाने का शौकीन हूँ, तो खाना बना लेता हूँ। इसलिए न तो किसी ने ऐतराज़ किया, न किसी को शंका हुई। वो 30 गोलियां मैंने दाल में मिला दी। सब लोगों ने खाना खाया, मैंने भी खाया, लेकिन मैंने दाल नहीं खाई। सब्जी और बाकी चीज़ें जो बनी थीं उसको मैंने खा लिया।
आधे घंटे बाद ही तीनों बुरी तरह से बेहोश हो गए, तीनों नींद में सो गए। मैंने फ़ोन करके अनिल को बुला लिया। अनिल ने भी हिला डोला के देखा, सब बेहोश थे और कह रहे थे यार वैसे ही मर गए हैं, क्या करोगे। उसने कहा नहीं, बहुत मजबूत हैं ये सब, दवा का असर खत्म होगा, उठ के खड़े हो जाएंगे। अनिल अपने साथ बांका भी ले आया था। सरफराज ने कहा तुम सिर्फ पैर पकड़े रहना, बाकी काम मैं करूंगा। सबसे पहले मैंने अपने बाप के गर्दन में पहले हल्के हल्के वो बांका चलाया, लेकिन उनको होश नहीं आया। फिर कई बार मैंने गर्दन पे वार करके उनकी गर्दन ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा अलग कर दी। तभी मैंने नोटिस किया कि खून बहुत बह रहा है। सिर से उनके तकिया निकाल कर फेंक दिया, फिर भी खून पूरा गद्दे में जा रहा था। मैं भाग के एक चद्दर ले आया और उनकी गर्दन को ठीक से चिपका के गर्दन में अच्छी तरह से उस चद्दर को बांध दिया कि खून का रिसाव कम हो। उसके बाद मैं माँ की खटिया पर गया। माँ को भी इसी तरह मारा और पहले ही मैं अब की बार 2 चद्दर ले आया था कि इससे कि खून ज़्यादा बह जाए, काटने के तुरंत बाद ही मैं इस चद्दर को बांध दूंगा। माँ की गर्दन भी उसी तरह काटी, चद्दर को उसी तरह बांधा। बांधने के बाद फिर छोटे भाई उसकी गर्दन काट के चद्दर को बांध दिया। थोड़ी थोड़ी देर में वो निकाल कर उठा कर देखता रहा, लेकिन खून का रिसना बंद नहीं हुआ। उसने अनिल से कहा कि देखो जाड़ा बहुत है, अभी तक बॉडी अकड़ी भी नहीं है। हालांकि पैर और हाथ को सीधा करके बांध दिया था ताकि बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने में कोई दिक्कत न हो। उसने कहा इस समय ब्लड बिल्कुल बंद नहीं हुआ है, आज तुम जाओ, जब तक ब्लड का एक एक बूंद निकलना बंद हो जाएगा तब इसको ले चलेंगे डिस्पोज ऑफ करने के लिए। रास्ते में कहीं किसी ने ब्लड देख लिया तो बड़ी दिक्कत होगी। अनिल अपने घर चला गया। पूरी रात बार बार उस चद्दर को खोल के देखता रहा, लेकिन ब्लड का रिसना उसमें से बंद नहीं हुआ। अगले दिन ब्लड फिर उसने देखा कि ब्लड उसका गिर रहा है। शाम के समय उसने नोटिस किया कि अब ब्लड का गिरना बंद हो गया। उसने अनिल को फ़ोन किया कि अब चले आओ, अब कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले शावेज की बॉडी को एक नई चद्दर में लपेट कर, घर की चद्दर नई मतलब दूसरी चद्दर में लपेट कर, अपनी गाड़ी जेन एलेक्स गाड़ी थी उनके पिताजी की, जिसका नंबर था UP 32 AG 0901, इसमें पीछे उनकी बॉडी को डाल दिया और फिर इटौंजा थाना क्षेत्र के गोमती नदी लासा पुल जो है उसके नीचे उसकी सड़क के नीचे वहाँ पर फेंक के वापस आ गए। फिर अपने माँ बाप की बॉडी उसी तरह चद्दर में लपेटी, उसको भी पीछे डाला, अनिल यादव को लिया और उनको पिताजी की बॉडी को जेहटा रोड यादव खेड़ा गांव के पास फेंका और माँ की लाश को माल दुबग्गा मेन रोड पर पतौना गांव के पास फेंक दिया। जिस मोबाइल से वो अभी तक अनिल से बात कर रहा था, वापस लौटते समय उस मोबाइल को और सिम को अच्छी तरह से तोड़कर रास्ते में गोमती नदी के पुल से उसको गोमती में फेंक दिया जब वो वापस लौट रहा था। अनिल को लेकर घर गया और अनिल को 1,80,000 रुपये नगद तुरंत दे दिए। अनिल से ये भी कहा कि तय तो 2 लाख में हुआ था, कुछ और पैसा लग सकता है बीच में, इसलिए तुम इतना पैसा ले जाओ, बाकी पैसे मैं आकर दे दूंगा। सरफराज बताने लगा कि 3 दिन मैंने उन बिस्तरों पर उलट पलट के गद्दों को सोने की कोशिश की, लेकिन ब्लड की जो नमी थी उससे मैं सो नहीं पा रहा था, गीले थे बेड सब, तमाम प्रयास के बाद भी। फिर वो 5, 6, 7, 8 उन्हीं गद्दों पर सोया। 4/5 में उसने हत्या कर दी थी और 6 तारीख को शावेज का शव मिला था। वहां से सीधे भाग के विकास नगर मार्केट गया और वहां से रेहान ब्रदर्स के यहां से 3 नए गद्दे खरीदे। खरीद कर जब वो ला रहा था तो रास्ते में ऑटो वाले से फ़ोन लिया कि भाई मैं फ़ोन घर भूल गया हूँ, बहुत ज़रूरी बात करनी है, 1 मिनट अपना फ़ोन दे दो। उसने फ़ोन दिया, अनिल का नंबर मिलाया, उसने कहा अनिल शाम को घर पर आ जाना। अनिल शाम को घर पर आ गया
तीनों नए गद्दे बिछा के वो खून आलूदा, जिसमें बुरी तरह से खून रिस गया था, तीनों गद्दे उसको निकाल कर दे दिए एक चद्दर में बांध कर कि तुम इसे ले जाओ, किसी चिता के साथ तीनों को जला देना, सारे एविडेंस खत्म हो जाएंगे। अनिल यादव उन तीनों गद्दों को लेकर शमशान के पास गुलेला घाट आ गया। 8 तारीख को मौसा जी का फोन आया तो सरफराज का कहना था कि मुझे लगा कि अब ये आ भी जाएंगे। इस बीच में अनम का भी फोन आ रहा था कि ये भी आ जाएंगे। मैंने फौरन सब रिश्तेदारों को मैसेज किया कि मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया हूं और घर ही पर रह रहा हूं, मुझे कहीं जाना नहीं है और कोरोना बहुत फैल रहा है, कृपया सभी लोग सतर्कता रखें। सभी रिश्तेदारों को कर दिया। मैं जानता था कि जैसे ही मैं अपने को कोरोना बताऊंगा कोई मुझसे मिलने नहीं आएगा, क्योंकि मुझे डर था कि अगर लोग यहाँ आएंगे तो किसी की निगाह नए गद्दे पर पड़ गई और तीनों नए गद्दों पर, तो जरूर वो पूछेंगे। 12 को मौसा जी आ गए खुद। बाहर से उन्होंने पूछा तो इसने कहा कि अब मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है। फौरन दिमाग लगाया। 13 तारीख को लखनऊ से फ्लाइट पकड़कर ये श्रीनगर चला गया। श्रीनगर में ये अरोमा होटल में रुका। 14 को वहाँ से रास्ता देखते हुए कि कहाँ पे भूस्खलन हुआ है, कहाँ पे पहाड़ टूटा हुआ है। रामबन के पास एक जगह उसे थोड़ा बहुत भूस्खलन सा लगा। 4-5 फोटो वहाँ खींची और अपने पिता के मोबाइल से अनम को वो फोटोग्राफ भेजी और मैसेज शावेज की तरफ से किया कि पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब है, वो बात नहीं कर सकते हैं, हम लोग बहुत मुसीबत में पड़ गए हैं, इनको डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए हैं और आगे पीछे दोनों से रास्ता ब्लॉक हो गया है, बहुत बड़ा भूस्खलन हुआ है। इसके 15 मिनट बाद ही मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। वो अपने साथ तीनों मोबाइल ले गया था, क्योंकि मोबाइल तीनों यहाँ उसके पास थे, माँ बाप और भाई के, तीनों ले गया था। पिता के मोबाइल से ये फोटोग्राफ और ये मैसेज करने के बाद तीनों मोबाइल्स को उसने अलग अलग जगह सड़क के किनारे झाड़ियों में फेंक दिया। वहाँ से वापस अरोमा होटल आया और 14 तारीख को फिर वो वापस लखनऊ आ गया। इस बीच में जिसका जिसका फ़ोन आया, हर फ़ोन का उसने जवाब दिया कि मैं घर पे हूँ, कोई मत आना, यहाँ मुझे कोरोना हो गया है। आजकल तो ये हवा में फैल रहा है, जो भी आएगा उसको कोरोना हो जाएगा। सरफराज और अनिल दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। आला कत्ल बांका जो था वो बरामद किया गया। 2 मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए। वो कार बरामद की गई जेनेलेक्स, जिस पे शव का डिस्पोजल हुआ था। अनिल यादव के पास से 1,80,000 में से 78,000 रुपये बरामद हुए और बाकी चीज़ें उसने जहाँ जहाँ खर्च की थी उसका हिसाब दिया, बाकी पैसा। और कल यानी 19 जनवरी को इन दोनों को जेल भेज दिया गया। आज की घटना रिश्तों के कत्ल की घटना है। सरफराज ने अपने माँ बाप भाई को इसलिए मार दिया कि इसके होने वाले प्रेम विवाह में ये लोग विरोध कर रहे थे और उसमें रोड़ा बन रहे थे, और हत्या भी ऐसी कि शैतान भी कांप जाए। दूसरी तरफ परिवार को भी इतना रिजिड नहीं होना चाहिए कि साहब वो शादी हम नहीं करेंगे, घर से निकाल देंगे, प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, क्योंकि बच्चों की विचारधारा कब बदल जाए ये परिवार को पता नहीं लगता। वैसे भी वो 6-7 साल से बाहर रह रहा था, उस पर नज़र तो रखनी ही चाहिए थी, और एक शादी को लेकर वो इतना विद्रोही हो गया कि इतनी भीषण वारदात उसने कर डाली। पुलिस की बहुत गंभीर लापरवाही भी सामने आई। जब वो लाश को डिस्पोजल के लिए ले जा रहा था, एक बार में भाई की और दूसरी बार में माँ और बाप की, तो वो 8 थाना क्षेत्रों, कमिश्नरेट के कुछ थाना क्षेत्र और जिला लखनऊ ग्रामीण के थाना क्षेत्रों से होकर गया, लेकिन कहीं चेकिंग नहीं हुई। चेकिंग होती तो सब चीज़ें साफ साफ क्लियर हो जाती, सब लोग पकड़े जाते। दूसरी लापरवाही कि एक ही मॉडस ऑपरेंडी से की गई हत्या, एक ही तरह के चद्दर,
एक ही तरह गले में लपेटे हुए लखनऊ ग्रामीण के 3 अलग अलग थानों पर मिली। तीनों की सूचनाएं व्हाट्सएप पर भी टहली। तीनों में 302 का मुकदमा लिखा गया, लेकिन फिर भी किसी ने इसको कोरिलेट करने की जहमत नहीं उठाई। पर COBKT जो डिप्टी एसपी है नवीना शुक्ला, इसने जो मेहनत की बिना किसी सर्विलांस की मदद के, सिर्फ अपने जो थर्ड सेंस का इस्तेमाल करके, और दूसरे जो उसकी आदतें पुलिस में आने के बाद हुई, किसी भी प्रोफेशनल पुलिस अधिकारी को के पास यही सब आदतें होती हैं कि आसपास क्या हो रहा है उसको जानने की कोशिश करना, उसके इलाके में जो घटनाएं हुई हैं उसको कोरिलेट कराने की कोशिश करना। सबसे बड़ी बात, खुद मौके पर जाना। अज्ञात लाश के मौके पर नवीना खुद गई थी, उसको ऑब्जर्व करना, डेली रूटीन में इंटरनेट एडिशन पढ़ना रात में सोने से पहले। फोटोग्राफ को उसी ने कोरिलेट किया। इतना पेन लिया कि ये खबर कहाँ से छपी है, उससे बात करके इस खबर का सोर्स पता करना है, और रात में ही उन डिप्टी एसपी से, रात में ही एसपी रामबन से, सबसे बात करना, दूसरे प्रदेश के एक एसपी से बात करना कठिन काम है। लोग इतना पेन लेते नहीं हैं। सीनियर ऑफिसर से इतनी रात में बात करने का पेन कोई नहीं लेता। उसको जब पता लगा कि महिला हैं तो उसने हिम्मत करके रात ही में ये सब क्लियर कर दिया। खुद इंट्रोगेशन को टीम के साथ लीड करना। मुझे ध्यान है ये 2012 की डिप्टी एसपी है। 2012 का पूरा बैच जब पुलिस वीक में आया था, जब मैं एसएसपी लखनऊ था, तो इन पूरे बैच को मैंने अपने कैंप ऑफिस में बुलवाया था, खाना खिलवाया था। मुझे ठीक तरह से तो ध्यान नहीं है, लेकिन 2012 की है तो ज़रूर ये उस समय आई होगी। मैं नवीना शुक्ला को बहुत बधाई देता हूँ। उसने पुलिस की नाक रखी। जिन्होंने लापरवाही की उन्होंने की होगी, लेकिन उसने पुलिस की नाक रखी। मैं उसको और उसकी टीम को हृदय से बधाई देता हूँ। एसपी लखनऊ ग्रामीण के हृदयेश और एडिशनल एसपी हृदयेश कठेरिया, इन दोनों को भी बधाई देता हूँ कि इन्होंने सही नेतृत्व दिया, किसी के काम में कोई बाधा नहीं डाली, जो भी सही बात थी उसको फौरन मान लेने में कतई हिचक नहीं दिखाई। लेकिन काम अभी भी अधूरा है। अपराधी इतना शातिर, इतना चालाक और इतना कोल्ड ब्लडेड उसने मर्डर किया है। आप सोच लीजिए कि नवंबर में या 9 दिसंबर के फर्स्ट वीक में उसने अपने मोबाइल फ़ोन की मैनुअल कॉलिंग डिसेबल करा दी। जिस नंबर से अनिल यादव से बात की, उसको फ़ोन और सिम दोनों तोड़ के फेंक दिया। दोबारा अगर अनिल से बात करनी हुई तो किसी टैक्सी वाले, किसी टेम्पो वाले से बहाना बना के नंबर लेके तब बात की। खून आलूद जो गद्दा था उसको चिता में जलाने के लिए अनिल यादव को दे दिया। कितना कोल्ड ब्लडेड आदमी। अगर इसकी विवेचना सही न हुई तो उन तीनों को न्याय कभी नहीं मिल पाएगा। पहला, घटनास्थल विकासनगर का है, यानी पुलिस कमिश्नरी का है। मुकदमे सब लखनऊ ग्रामीण जिले में कायम हुए हैं। अभी इसमें यह झगड़ा होगा, विवेचना कौन करेगा? मेरे विचार से ये विवेचना लखनऊ ग्रामीण पुलिस को ही करनी चाहिए, क्योंकि उसको डे 1 से सब चीज़ें पता हैं। सारे अज्ञात शव उनके यहाँ बरामद हुए, अधिकारियों ने देखे, सारे मुकदमे उनके यहाँ कायम हुए। अगर इस बिना पर कि घटना कमिश्नरेट में विकासनगर की है, हालांकि ये बिना क्या है, ये सही माना जाता है, ये ट्रेडिशन है कि घटना जहाँ हुई है मुकदमा विवेचना वहाँ से होगी, लेकिन जो सुपरवाइजरी अफसर्स हैं वो अपने विवेक का इस्तेमाल करके आदेश कर देते हैं कि नहीं, चूंकि आधा से ज़्यादा काम इन्होंने कर लिया है, विवेचना यही करेंगे। तो इसको डिसाइड कर दिया जाना चाहिए तुरंत।
की विवेचना कौन करेगा? मैंने अपनी भी ओपिनियन जो मुझे लगता है वो बता दी कि अगर लखनऊ ग्रामीण ही इसकी विवेचना करेगा तभी उन तीनों के साथ न्याय हो पाएगा। दूसरा, तीनों ही लावारिस में अंतिम संस्कार तीनों का हुआ। तीनों की लाशों को 72 घंटे रखा गया, कोई क्लेमेंट नहीं आया, तो उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। अगर डीएनए सैंपल जो आदेश हैं, कोर्ट के भी आदेश हैं कि किसी भी अज्ञात शव का डीएनए सैंपल जरूर सुरक्षित कर लिया जाए, अगर डीएनए सैंपल नहीं हुआ तीनों का, या नहीं रखा गया होगा, या नहीं मिला है, तो ट्रायल में इतनी दिक्कत होगी। डिफेंस का लॉयर खड़ा होगा, वो कहेगा साहब ये तो पुलिस का काम है, पता नहीं किसकी लाश को इनकी माँ बता रहा है, पता नहीं किसकी लाश को इनके बाप बता रहे हैं। 10 उसके एग्जाम्पल कोट कर देगा, अखबारों की कटिंग लगा देगा, तो साहब ये तो पुलिस का रोज का काम है। इसलिए डीएनए मैच किया जाना उनकी लड़की से या जो उसका भाई अभियुक्त है उससे बहुत आवश्यक है। वैसे मेरी जानकारी ये है कि ये तीनों एक धर्म से थे। शारीरिक पहचान जो होती है धर्म को पहचानने की, शायद उसमें कुछ गलती हुई और तीनों की अंत्येष्टि शमशानों पर शव को जला के की गई है। तो अब ये भी बात नहीं हो सकती कि साहब अगर शव गाड़ा गया है तो उसको एक्सह्यूम करके उसमें डीएनए सैंपल निकाल लिया जाए। अब जो हो गया वो हो गया। अगर सरकार के आदेशों का, जो डीजीपी के सर्कुलर्स हैं और हाईकोर्ट के आदेशों का पालन हुआ होगा और डीएनए सैंपल सुरक्षित रखे होंगे, तो फिर ट्रायल में कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी सबसे बड़ी बात कि तीनों मोबाइल का रिकवर होना बहुत आवश्यक है। बर्फ बहुत पड़ रही थी, उसने झाड़ियों में फेंका होगा, आधे एक घंटे बाद उसमें बर्फीला कवर आ गया होगा। उससे एग्जैक्ट लोकेशन पूछ के उसका पुलिस कस्टडी रिमांड लिया जाना बहुत ज़रूरी है। आप पुलिस कस्टडी रिमांड लीजिए, उसको लेके कश्मीर जाइए, वो जगह देखिए जहां वो फेंकना बता रहा है, और लोकल पुलिस की मदद से उन तीनों मोबाइल का रिकवर किया जाना बहुत आवश्यक है इन्वेस्टिगेशन के दृष्टिकोण से। तभी आप ये साबित कर पाएंगे कि इसने एलिबी बनाने के लिए 14 तारीख को, क्योंकि फ़्लाइट जहाँ भी कराई होगी, फ़्लाइट का जिस नाम से भी कराई होगी, सीसीटीवी फुटेज मिलेगी। होटल में जिस नाम से एंट्री ली होगी, आधार कार्ड दिया होगा या कोई अपना फ़ोटो आइडेंटिटी एड्रेस प्रूफ दिया होगा, उससे पता लग जाएगा। वहाँ की सीसीटीवी की फुटेज अभी से सुरक्षित करा ली जाए, हवाई अड्डे की अभी से सुरक्षित करा ली जाए, एक आईओ को लगा के हवाई जहाज़ से उसका श्रीनगर जाना और श्रीनगर से वापस आना साबित किया जाए, और दफ़ा 27 की रिकवरी उसको साथ में ले जाकर पुलिस कस्टडी रिमांड इसी बिना पर कोर्ट दे देगी कि साहब तीनों मोबाइल की रिकवरी करानी है। इसमें अगर चूक हुई तो ये साबित करना मुश्किल हो जाएगा। घर में जहां उसने बिस्तर पर मारा और गाड़ी, अपनी जन गाड़ी जिससे वो ले गया, उसकी फॉरेंसिक टेस्टिंग बहुत आवश्यक है। ब्लड स्टेन्स उसमें मिलना बहुत आवश्यक है कि साहब यहाँ पे मारा और इस गाड़ी से डिस्पोज किया बॉडी को। लाश के डिस्पोजल के समय अनिल और सरफराज एक साथ थे, ये साबित किया जाना है। जब उसने मोबाइल फ़ोन तोड़ के गोमती में फेंक दिया तो बहुत 99% संभावना है कि वो दोनों मोबाइल लेके नहीं गए होंगे। तो गवाहों के बयान पर, रास्ते के सीसीटीवी फुटेज पर, क्योंकि वो जिस जिस रास्ते से जाना उसका बता रहे हैं, लगभग हर जगह पे चौराहे पे सीसीटीवी लगी हुई हैं। अभी से ही कंट्रोल रूम में उसके फुटेज को रोक लिया जाए, उसके फुटेज को, ऐसा ना हो कि 10 दिन का टाइम हो जाए और फिर वो ओवरराइट हो जाए, उसको रोक लिया जाए। अगर ये साबित नहीं कर पाएंगे कि दोनों साथ साथ 3 अलग अलग जगहों पर तीनों की बॉडी डिस्पोज ऑफ करने के लिए गए थे, तो ट्रायल में बड़ी भारी मुसीबत आएगी। पल्लवी से पूछताछ के बारे में किसी अखबार ने या किसी खबर में नहीं लिखा है। पल्लवी से पूछताछ किया जाना बहुत ज़रूरी है और गंभीर पूछताछ किया जाना ज़रूरी है।
ऐसा तो नहीं है कि पल्लवी ने ही इंस्टिगेट किया हो कि अगर तुम्हारा परिवार शादी के लिए राजी नहीं हो रहा है तो ऐसे परिवार के न रहने से ही ज़्यादा फायदा है। इसलिए पल्लवी से गंभीर पूछताछ किया जाना बहुत 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 आवश्यक है, क्योंकि अनम का एक बयान छपा है कि उसने कभी पल्लवी से बात करने की कोशिश की थी और पल्लवी और उसके परिवार ने बहुत ही बदतमीजी से उससे बात की थी। इसलिए पल्लवी को फ़ौरन कस्टडी में लेकर पूछताछ के लिए कस्टडी में, ज़रूरी नहीं है कि उसका इस जुर्म में हाथ हो, लेकिन उससे गंभीर पूछताछ किया जाना बहुत ज़रूरी है। सरफराज के बताए हुए मूवमेंट्स जो उसने अपने कन्फेशन में बताया है, सबका मिनट टू मिनट इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपके पास खून आलूदा कपड़ों की सिवा कुछ नहीं है। आला कत्ल, खून आलूदा कपड़े, बाकी उसने जो चालाकी की है वो सारी चालाकी, जब वो मारने के लिए 2 लाख रुपए का सौदा कर सकता है तो बड़े वकील भी खड़ा करेगा। और जितनी चालाकियां उसने की हैं सब पुलिस पर भारी पड़ेंगी अगर इन बिंदुओं पर विवेचना सटीक नहीं की जाएगी। गद्दे जहां से खरीदे गए हैं उस दुकानदार का बयान होना बहुत आवश्यक है। 3 ही गद्दे वहां से खरीदना और 3 ही खून आलूद गद्दे अनिल यादव के पास से बरामद होना, ये एविडेंस जो कनेक्ट होगा यही ट्रायल में काम आएगा। 3 ही क्यों खरीदे, कितने पैसे में खरीदे, दुकानदार बताएगा कि हाँ साहब फला समय में ये आके मुझसे इन्होंने 3 गद्दे खरीदे थे। अपना मोबाइल और सिम तोड़े जाने के बाद अनिल यादव से जिन जिन नंबर से बात हुई है उनसे सबके बयान लिए जाने आवश्यक हैं कि साहब मेरे गाड़ी में ये गद्दा लेके जा रहे थे, मुझसे ये कह के इन्होंने फ़ोन लिया कि मैं फ़ोन भूल गया हूँ, ताकि ये साबित हो। वरना इसका उल्टा इस्तेमाल डिफेंस करेगा कि साहब मेरे मुवक्किल से कोई बात नहीं हुई, ये देखिए टैक्सी वाले से बात हुई है, ये इनसे बात हुई है, ये उनसे बात हुई है। देखिए डिफेंस का लॉयर कोर्ट के दिमाग को कन्फ्यूज़ करने के लिए होता है। एक बार आप कोई कन्फ्यूज़न कोर्ट के दिमाग में ला दीजिए तो कोर्ट फिर उस कन्फ्यूज़न को अपने दिमाग से निकाल नहीं पाती। इसलिए किसी भी तरह के कन्फ्यूज़न को लाने से पहले विवेचना की ये सारी चीज़ें जो हैं, चद्दरों का, गद्दे का, चद्दर जो बॉडी के साथ मिले हैं दोनों 2-2 चद्दर, और वो गद्दे जो आपने बरामद किए हैं, इन दोनों का फॉरेंसिक मिलान कराइए। ये 10 बिंदु ऐसे हैं जो विवेचना के लिए बहुत आवश्यक हैं, जिनका विवेचना में शामिल होना बहुत ज़रूरी है और जिसके बिना हम उन 3 मृतकों की आत्माओं को न्याय नहीं दे पाएंगे। और फिर जब ये छूट जाएगा तो फिर पुलिस का भी मजाक होगा, हमारा आपका भी मजाक उड़ाया जाएगा। इसलिए काम अभी पूरा नहीं हुआ है और मेरे विचार से, मेरे तजुर्बे से इन चीज़ों पर अगर विवेचना पूरी हो जाएगी तो हर हाल में सरफराज को सज़ा मिलेगी। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। सहमत नहीं हैं तो कमेंट या मेल से हमें ज़रूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।